Okay, Ji, good morning everyone. So, today we are going to discuss about the valuation of shares if there is a preferential share capital. अभी तक हमने सिर्फ ये देखा था कि जब हमारे पास इक्विटी शेयर हो तो हम उसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स मेथड। तो अगर आपके पास प्रेफरेंशियल शेयर्स कैपिटल हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल के जो पोर्शन है उसको हम घटा देंगे। तो नेट एसेट्स तो हमारे पास जैसे ये लिखा हुआ है वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, ये हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स और उसमें से हम माइनस कर देते हैं प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर की जो कैपिटल है, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। अब अगर क्या है, आपको वैल्यू ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स भी निकालनी है तो उसके लिए प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल यानी कि जो हमने यहाँ पे पहले ऊपर माइनस करी है वो टोटल नंबर ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर से डिवाइड करें, यानी कि प्रेफरेंशियल शेयर्स की कैपिटल कितनी है उसमें से हम टोटल नंबर ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स को माइनस कर देंगे। ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन में ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि प्रेफरेंशियल शेयर्स को डिविडेंड भी क्या दिया जा रहा है। अगर उनको कैपिटल का पेमेंट करने का प्रेफरेंस नहीं है तो क्या उनको डिविडेंड का पेमेंट है? तो अगर डिविडेंड का पेमेंट होगा तो आप यहाँ पे जो ऊपर वाले फॉर्मूले में जो दिखा हुआ है वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स माइनस प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल, तो जहाँ प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल है वहाँ पे हम यूज करेंगे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंशियल शेयर्स। ठीक, वो हम माइनस कर देंगे, फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को हम उसमें से घटा देंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन किया मैंने कि आपको ये एक क्वेश्चन में टोटल एसेट्स दे रखी थी 18,50,000 की, उसमें से कॉल्स इन एरर था, यानी कि कुछ की कॉल मिलनी थी, कुछ की कॉल नहीं मिली थी। तो ये 10 रुपये थे यहाँ पे, इसमें से 7.5 रुपये मिले थे, बाकी नहीं मिले थे। तो इसको हम नोशन कॉल कहते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं नोशन कॉल्स। खैर क्वेश्चन मैं आपको बाद में कराऊंगा, जितने भी हमारे पास अवेलेबल हैं वो क्वेश्चन मैं आपको जो है कराता रहूँगा, तो उसमें हम इसको कराएंगे। तो फिलहाल एक एग्जाम्पल है, तो उसमें पेड अप, फुल्ली पेड अप नहीं थी वो कैपिटल, यानी कि 10 रुपये के शेयर में 7.5 रुपये दिए हुए थे, बाकी रुपये नहीं दिए। तो 60,000 की टोटल वो शेयर थे। तो ये आपके पास इसमें हम और ऐड करेंगे 20 लाख हो गए, इसमें एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस हो गई 2.5 लाख रुपए की, तो हमारे पास नेट एसेट्स बच गई हैं 17,50,000 की। अब इसमें से हम लेस करेंगे प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल कि भैया प्रेफरेंशियल शेयर्स कैपिटल कितनी थी। ठीक है। तो प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल उस जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से जो है आपके पास जो प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल बनती है वो लिखा था 14% शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है, 5 लाख रुपए, तो वो 5 लाख रुपए हमने घटा दिए। अगर उसको यहाँ पे दिया होता है कि डिविडेंड का भी प्रेफरेंस है तो डिविडेंड भी माइनस कर देते, और जो आया वो आपके पे किसके लिए बचा, क्योंकि प्रेफरेंस को 5 लाख रुपए की थी, उनको 5 लाख रुपए दे दिए, बाकी के 12.5 लाख रुपए जो बचे हैं वो इक्विटी शेयर के बचे हैं। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फुल्ली पेड, अगर ये जो है 2.5 लाख वाले 2.5 रुपीज़ वाले ये भी अगर फुल्ली पेमेंट कर देते हैं तो आप उसको 1 लाख हो जाएगा, 60 लाख प्लस 40,000 और शेयर थे इसके, 1,12,00,000 रुपये हो जाएगा। और अगर ये फुल्ली पेड नहीं करते हैं, पार्टली ही पेड रहता है, तो 12 रुपये 12 में से 2.5 रुपये माइनस हो जाएगा, यानी कि 10 रुपये पर शेयर्स होगा। ठीक है। अब जो मैंने तुम्हें मेन बताया था कि जो मेथड्स हैं वो सेकंड मेथड है आपके पास यील्ड और इनकम वैल्यू मेथड। तो इनकम वैल्यू मेथड दो हिस्सों में डिवाइडेड है ग्रुप, एक है बेसिस ऑफ द रेट ऑफ डिविडेंड, दूसरा है बेसिस ऑफ द रेट ऑफ अर्निंग। क्योंकि इनकम आपको दो तरह से होती है, डिविडेंड भी रिसीव होता है और अर्निंग कैपेसिटी क्या है वो भी आपको ये बताता है कि आपके पास कितनी इनकम है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिस ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड की। तो इस मेथड में हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स निकालने के लिए एक्सपेक्टेड इनकम एज डिविडेंड ऑन शेयर्स, ठीक है, वो निकालते हैं। तो फॉर दिस पर्पस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड रेट ऑफ डिविडेंड आर टू बी यूज। ठीक है, इस क्वेश्चन को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, एक रेट ऑफ डिविडेंड। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो हम गुडविल में भी देख चुके हैं, नॉट जनरली वो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है कि व्हाट इज द रेट ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, है ना, 10% नॉर्मल रेट, ये जनरली आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे यहाँ पे हम बात करेंगे रेट ऑफ डिविडेंड। एक तो कहता है कि कंपनी ने 10% डिविडेंड दिया, तो दिस इज नॉट अ रेट ऑफ डिविडेंड 10%। उस 10% का हम यहाँ यूज करेंगे कि एक्चुअली में डिविडेंड कितना बन रहा है। तो रेट ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला है पहला, सबसे पहले हमें जो निकालना है वो है निकालना है रेट ऑफ डिविडेंड। तो रेट ऑफ डिविडेंड निकालने के लिए
अमाउंट ऑफ डिविडेंड यानी कि कितने रुपए का डिविडेंड हो रहा है डिवाइडेड बाय पेड अप शेयर कैपिटल, आपकी जो शेयर कैपिटल है वो कितनी पेड अप है, ठीक, कितने में पैसे आपको मिले हैं और इनटू 100। तो इससे हम निकालेंगे रेट ऑफ डिविडेंड। जब आपके पास रेट ऑफ डिविडेंड निकल के आ जाएगा देन वी आर यूजिंग वैल्यू ऑफ द शेयर्स। तो वैल्यू ऑफ द शेयर्स निकालने के लिए आपको चाहिए रेट ऑफ डिविडेंड इनटू पेड अप वन शेयर यानी कि एक शेयर की पेड अप वैल्यू डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बिकॉज ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको जनरली क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, तो उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो इससे हम जो निकालेंगे वो वैल्यू ऑफ शेयर निकालेंगे ऑन द बेस ऑफ डिविडेंड। अब आ जाओ तो दूसरा मेथड, सेकंड मेथड है बेसिस ऑफ रेट ऑफ अर्निंग। अब रेट ऑफ अर्निंग का क्या है, रेट ऑफ अर्निंग का ऐसा है जी कि अर्निंग कैपेसिटी निकालनी पड़ती है हमें, ठीक है। यील्ड मेथड में जो दूसरा मेथड है वो रेट ऑफ अर्निंग है, उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि क्या है अर्निंग आपकी, कितने रुपए आप कमा रहे हैं, कितने रुपए क्या कर रहे हैं। तो रेट ऑफ अर्निंग निकालने के लिए फॉर दिस पर्पज वी हैव टू यूज अर्नड इनकम एंड कैपिटल एम्प्लॉयड और एज यूटिलाइज। अर्नड इनकम और कैपिटल एम्प्लॉयड, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड भी हम पहले निकाल चुके हैं, ठीक है, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। और यहाँ पे अर्न इनकम निकालेंगे, तो अर्न इनकम कैसे निकालेंगे, अर्न इनकम मीन्स दैट इनकम विच इज फाउंड बाय डिडक्टिंग द टैक्स, डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स एंड ट्रांसफर टू द रिजर्व आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट। यानी कि टोटल प्रॉफिट में से आपने कितने घटाना है, टोटल प्रॉफिट दिया हुआ आपको, उस टोटल प्रॉफिट में से आपने घटाना है टैक्स कितना पे किया, डिविडेंड कितना हुआ प्रेफरेंशियल शेयर्स का, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना हुआ आपका, ब्याज कितना है, ठीक है, ऋण पत्रों पे ब्याज कितना है, और पूर्वाधिकार शेयर्स पे आपने कितना डिविडेंड दिया, जनरल रिजर्व में आपने कितना ट्रांसफर करा। ये सारी चीजें हम घटाने के बाद अर्नड इनकम निकालेंगे कि एक्चुअल इनकम कितनी बच रही थी। दूसरा हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये टोटल रियल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ये हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तब हम लगेंगे तीसरा स्ट्रक्चर है रेट ऑफ अर्निंग इनकम, ठीक है, रेट निकालेंगे अर्निंग इनकम का, यानी कि अर्नड इनकम जो आपने ऊपर निकाली है डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, कि कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था, यानी आपने बिजनेस में कितने रुपए लगाए और उसमें से आपको कितने रुपए प्रॉफिट हो रहा है एक्चुअली में इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक, इंटू 100, इससे परसेंटेज में निकलेगा, ये रेट निकल आएगा। जब रेट ऑफ अर्निंग निकालेंगे हम तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर हो जाएगा रेट ऑफ अर्निंग इंटू पेड अप ऑफ वन वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इस फॉर्मूले में रखेंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकल जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट मेथड, अर्निंग इनकम मेथड, ठीक है। इसी को हम मार्केट वैल्यू कहते हैं ऑफ द शेयर्स, ठीक है, इसी को हम मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर कहते हैं, इससे हम मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर निकालते हैं। तीसरा जो मेथड था वो था फेयर वैल्यू मेथड। अब फेयर वैल्यू मेथड में सबसे पहले आपको इंटरनल वैल्यू ऑफ द मेथड निकालना है। इंटरनल वैल्यू ऑफ द मेथड यानी कि पहला वाला मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर्स, इंटरनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स और इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द, यानी कि टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। टोटल एसेट्स में से इक्विटी शेयर को डिवाइड करना, पहला वाला फॉर्मूला। उसके बाद मार्केट वैल्यू निकालनी है, वो रेट ऑफ अर्निंग जो हमने अभी ये आपको बताया यहाँ पे मैंने, इसी फंडे को हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक। एंड थर्ड फेयर वैल्यू हो जाएगा आपका इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर या इंटरनल वैल्यू ऑफ द शेयर प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर और डिवाइडेड बाय 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये जो है आपके पास, ये है शेयर्स की वैल्यू कि हम शेयर्स को कितने तरीके से वैल्यूड कर सकते हैं। अभी इसमें एक आध मेथड और है, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आगे के सेशन में हम उनको डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप इन फॉर्मूलेज को और इस वीडियोस को देखिए, और अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कृपया करके आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर आपको, वैसे मैं ये सोच रहा था कि हम लोग क्लासेस ले लेते ऑनलाइन, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग इंटरेस्टेड लग नहीं रहे हैं मुझे उस केस में, ऑनलाइन क्लासेस के केसेस में। तो फिर मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियोस मेरे कुछ पसंद आ रहे होंगे और आप इनको ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस वो है मतलब लेनी है तो फिर आप जो है, ग्रुप हमारे पास अवेलेबल हुआ है, मैंने कल एक नया सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड किया हुआ है,
तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो हम उसमें कर सकते, क्योंकि उसमें आपके पास मैं अगर आपको क्वेश्चन भी दूंगा तो वो भी आ जाएंगे उसमें, ठीक है। क्विज़ दूंगा, क्विज़ आ जाएगा आपका मैं वहीं उसी फोल्डर में चेक कर सकता हूँ रिज़ल्ट, और वहीं आपको अटेंडेंस भी आपकी आ जाएगी कि जो जो बच्चे वहाँ लॉगिन हैं वो कितने % क्लासेस ले रहे हैं, और शेड्यूल हमारा फिक्स हो जाएगा वहाँ पे क्लास का, ठीक है। तो ये आप एक लोग कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि हमें ऑनलाइन क्लासेस लाइव लेनी चाहिए तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, और अगर इस तरह से ये करके देना है इस तरह से वीडियो तो मैं आपको ऐसे भी करवा लूँगा, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो होप यू ऑल आर फाइन, आपको कुछ समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। एंड बी सेफ एंड थैंक यू, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ मैं, रहते हैं ऑनलाइन दिन भर लेकिन क्लास पढ़ने नहीं आते, तो दिस इज़ वेरी बैड थिंग फॉर यू। आप थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, और देखो हम सब लोग घर पे बैठे हैं, इतना टफ टाइम है। 2 दिन मैं भी बहुत परेशान रहा लोगों के बारे में सुन के। एक हमारे कलीग हैं सजवान जी, वो एक्सपायर हो गए, रक्षा के साथ ऐसा हो गया, मेरे खुद अपने दोस्तों लोगों को कोविड हो गया, तो मैं भी उनके कांटेक्ट में था, तो मैं पूरे जो है 7 दिन आइसोलेट रहा घर में, अपने बच्चों के साथ, बच्चों से अलग रहा। तो अब इस टफ टाइम में अपने माइंड को थोड़ा फ्रेश करने के लिए, थोड़ा अलग सोचने के लिए, थोड़ा सा अलग बिहेव करने के लिए, सोसाइटी में हम जा नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते, केवल फ़ोन पे बात कर सकते हैं, तो इस टाइम का यूटिलाइजेशन हम ऐसा कर सकते हैं। मैंने एक नया सॉफ्टवेयर कल एक बच्चे ने डाला था, तो उसने कहा सर आप इसमें लीजिए, तो मैंने कहा चलो ठीक है। 5th सेम के बच्चे ने, हम कल मैं फिर रात उसको स्टडी करा, तो ये ऑल इन दैट डूइंग फॉर दिस, ओके। तो इट्स बेटरमेंट फॉर द फ्यूचर, यू हैव टू बी अटेंड ऑनलाइन क्लासेस, आई थिंक सो कि आपको वो ज़्यादा सूटेबल होगा, ठीक है। और उस सॉफ्टवेयर का ये प्रॉफिट है कि जो हम ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, लाइव क्लासेस, वो ऑटोमेटिकली उस सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड हो जाएगी, तो आप ये है कि उसको बाद में कभी भी देख सकते हैं, उससे आपको नुकसान नहीं है। एक बार आप अटेंड हो, बाय द वे अगर आप मिस कर गए उस क्लास को या बीच में आपने छोड़ दिया, तो आप क्या करेंगे कि जैसे ही उस सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको रिकॉर्डेड वीडियो, वही वाली सेम वाली क्लास आपको वहाँ रिकॉर्ड मिल जाएगी, तो आप उस क्लास को वहाँ बाद में जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे कोई असाइनमेंट भेजना है तो वो मैं असाइनमेंट भी आपको भेज सकता हूँ, फिर आप वहीं पे उसको सॉल्व करके आप उसको भेज दीजिए, या MCQs टाइप के अगर क्वेश्चन बनाने हैं तो ये सारी चीज़ें उसमें हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको उसके लिंक भेजूंगा, आपकी क्लासेस में बना दूंगा उसमें, और फिर आप उस लिंक के थ्रू उसमें कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, 11-12 MB की से 20-21 MB का शायद वो सॉफ्टवेयर है, इतना कोई हैवी भी नहीं है कि आप उसको डाउनलोड ना कर सकें, ठीक है। तो होप यू ऑल आर फाइन, बी केयरफुल, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। होप this time pass very soon and we will meet as soon as possible. Thank you.